इसको इसको अपन ने मतलब ऐसे धक्का नहीं दिया, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, बस इसको ला करके छोड़ा है यहाँ पर और ये बाकी फोर्स इसको खुद खींच के लेके जा रहा है, ऐसे पुश नहीं किया, धक्का नहीं दिया, यानी कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी इसको नहीं दी। कैलकुलेशन को आप पर छोड़ना मेरा फर्ज है, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन मजबूत नहीं होगी। मेरी तो हो गई जितनी करनी थी, मैं तो कब से कर रहा हूँ खुद से, लेकिन अगर आप खुद से नहीं करेंगे, खुद से पेन नहीं चलाएंगे, कलम नहीं उठाएंगे, बस देख करके ऐसे पिक्चर की जैसे चलती जैसे वैसे ही लेक्चर देखते रहेंगे तो पार नहीं पड़ेगी। आपको कलम उठा करके मेहनत करके सॉल्व कैलकुलेशन खुद से करनी होगी ताकि आपको प्रैक्टिस बने। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर नंबर है 24 हमारे क्लास 12th की चैप्टर 1 की जो सीरीज चल रही है लेक्चर्स की, उसमें अपन एक क्वेश्चन का लेक्चर लाए हैं। ठीक है, पिछले कुछ टॉपिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड वाले बिहाफ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के जो क्वेश्चन है वो अपन करने जा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में आपके दे रखा है ये क्वेश्चन, वही वाला है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आइए क्वेश्चन पे जंप करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। देखिए, अभी तक का जितना भी कंसेप्ट पढ़ा है इस्तेमाल होएगा, इसलिए पुराने लेक्चर जरूर देखकर आना, डायरेक्ट इस लेक्चर पे जंप करने की वजह बेटर रहेगा आपके लिए, ताकि आपको जो है फॉर्मूले वगैरह पता हो और कंसेप्ट जो यूज करूंगा वो भी आपको यहाँ पर पता हो। ठीक है सर, आइए सॉल्यूशन पे जंप करते हैं अपन। ठीक है, ये आपका पास क्वेश्चन है और ये अपने पास सॉल्यूशन। क्या होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न? सबसे पहला काम, एक सुंदर डायग्राम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फॉल्स टू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें इलेक्ट्रॉन को गिराया। तो देखिए ये बोल रहा है कि फॉल्स यानी कि गिर रहा है, इतनी डिस्टेंस से गिर रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, और डायरेक्शन, ये तो खैर बात का पोर्शन है कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड पहला काम है इसको ड्रॉ करना। अब देखिए गिर रहा है, इसका मतलब उस पर कुछ फोर्स लग रहा होगा, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पर या किसी भी चार्ज को जब यूनिफॉर्म या इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, तो इस ही फोर्स के कारण वो यहाँ पे क्या कर रहा होगा, गिर रहा होगा। ऐसा ये क्वेश्चन हमें बताना चाह रहा है, लिखा नहीं है लेकिन गिरा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसी फोर्स के कारण वो गिराना चाह रहा है। हमें इनडायरेक्टली वो कह रहा है कि आप इस फोर्स के कारण इसको गिराओ। ठीक है, तो लेट्स से अपने पास ये पॉजिटिव प्लेट है और ये अपने पास क्या है, नेगेटिव प्लेट। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से शुरू होकर कहां पे जाएगी सर? पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ खत्म हो जाएगी। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि सर पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे जाकर खत्म होती है। तो यही मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किसकी डायरेक्शन है ये सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब इसमें अगर अपने पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इस अपने पास सिस्टम में अगर अपने पास क्या मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद है, थोड़ा सा और छोटा बना लो, ये लो, ये अपने पास क्या मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो इस पर फोर्स किस दिशा में लगेगा? तो आपको पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि F बराबर क्या होता है, QE होता है। हाँ ना बोले भैया? यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो अपन रख देंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस का चार्ज होता है इसलिए माइनस के साथ रखा। अब ये जो फॉर्मूला है ये हमें क्या बता रहा है कि फोर्स वेक्टर की दिशा और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या है, अपोजिट है। ये माइनस चार्ज हमें क्या बता रहा है कि इन दोनों वेक्टर की दिशा अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर जा रही है तो इस इलेक्ट्रॉन पर किस दिशा में फोर्स लगेगा, कि सर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। ये लो सर, कौन खींच रहा है इसे? सर इसे खींच रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है ना, वो इसे खींच रहा है सर। इसे कौन खींच रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होएगा कि नेगेटिव चार्ज से ही अट्रैक्ट होएगा? आपको पता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींच के चलेगा, ये इससे तो दूर भागेगा और इसकी तरफ खींचेगा। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, रादर देन दिस कंसेप्ट। समझ गए? आगे बढ़े। यस सर। अच्छा सर, मान लिया ये डिस्टेंस भी आपको यहाँ पर दे रखी है, ये जो हाइट है आपको कितनी दे रखी है सर, 1.5 सेमी आपको यहाँ पर ये दे रखी है। 1.5 सेमी को आप क्या लिख सकते हो, सेंटीमीटर को आप लिख सकते हो सर मीटर में। इस प्रकार से आप इसको मीटर में लिख सकते, एक ही बात है सर। आगे बढ़े क्या? यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको कितना दे रखा है, 2 टाइम्स ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम दे रखा है। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है कि इसका क्या बताना है आपको, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल। टाइम ऑफ फॉल बताना है। ये बात की बात है कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड अपन रिवर्स करेंगे और फिर प्रोटॉन को गिराएंगे इसी केस में। ये सेकंड केस है बेसिकली इसका, अगर आप इसको फर्स्ट केस मान के चल रहे हो तो ये इसका सेकंड केस है।
निकालना क्या है सर, टाइम इंटरवल निकालना है। निकालना क्या है सर, टाइम इंटरवल आपको इसमें निकालना है। आइए देखते हैं, ठीक है, यहीं से शुरू कर लेते हैं ताकि बचा हुआ पार्ट काम में आ जाएगा यहाँ पे। तो हमें क्या पता है सर, हमें ये पता है कि टाइम कैसे निकालिए। देखिए अगर आपने 11th क्लास अगर ठीक से पढ़ी है तो ये जो केस है ये बेसिकली किसका है कि अपन एक बॉल को जो है h हाइट से गिराते थे। तो यहाँ पे अगर अपन कौन सा न्यूटन का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर अपन इस्तेमाल करें, न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर अपन यहां पर इस्तेमाल करें तो अपन उससे क्या कह सकते हैं, अपन उससे कह सकते हैं कि हमारे पास s इज इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अपन ऐसा मान के चल रहे हैं कि फॉल है, यानी कि फ्री फॉल का केस है। तो लेट्स से हमारे पास फ्री फॉल का केस है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, 0 है, यानी कि बस इसको ला करके छोड़ा है, बाकी फोर्स खुद इसको खींच के लेके गया है। इसको अपन ने मतलब ऐसे धक्का नहीं दिया, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, बस इसको ला करके छोड़ा है यहां पर और ये बाकी फोर्स इसको खुद खींच के लेके जा रहा है। ऐसे पुश नहीं किया, धक्का नहीं दिया, यानी कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी इसको नहीं दी। तो इस केस में इस हिसाब से अपने पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर आ जाएगा क्या, यस सर। s यानी कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, अगर इसको अपन ग्राउंड लेवल माने तो इसका अपना डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी कि बेसिकली ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ जा रहा है तो अपन बाय डिफॉल्ट कंसीडर क्या करते हैं, नीचे की डायरेक्शन को, ठीक है, ये अपन कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं तो ऊपर को पॉजिटिव नीचे को नेगेटिव ही तो मानते हैं। इधर अपन माइनस वाई एक्सिस मानते हैं, ऊपर अपन प्लस वाई एक्सिस मानते हैं। तो नीचे की तरफ जाना है तो लेट्स से अपने पास ये नीचे की तरफ कितना जा रहा है, कुछ h हाइट ये नीचे जा रहा है, इसको अपन ने क्या मान लिया, कुछ h हाइट नीचे। अब चूंकि नीचे जा रहा है इसलिए माइनस लगा दिया, नीचे जा रहा है इसलिए अपन ने माइनस लगा दिया। अब आता है एक्सेलरेशन की बारी। तो एक्सेलरेशन की दिशा वही होती है जो दिशा फोर्स की होती है। फोर्स लग रहा है नीचे तो एक्सेलरेशन भी लगेगा नीचे। तो ये माइनस क्यों लिख रहा हूं ए के साथ, एक्सेलरेशन के साथ, क्योंकि नीचे की वजह से यहां पर माइनस लिख दो। और फिर है टी स्क्वायर जो कि अपन को निकालना है, ये टाइम ही तो अपन को निकालना है। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा और इस पूरे का क्या हो जाएगा, रूट। इस पूरे का क्या हो जाएगा, रूट। देखिए ये उधर गया, ये नीचे आया, टी का स्क्वायर था, स्क्वायर भी इधर भेजा तो ये क्या बन गया, रूट। तो ये अपने पास टाइम है जो कि अपन को कैलकुलेट करना है इसके लिए। यहां तक पिक्चर क्लियर है क्या, यस। अब देखिए साथ में अपन को ये भी पता है क्या चीज, कि अपन को पता है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है सर अपने पास यहां पर E। और वैसे क्या होता है फोर्स, तो अपन को पता है फोर्स बराबर क्या होता है, ma। आना बोल भैया, यस सर। न्यूटन का सेकंड लॉ यही तो था, डिराइव करके वो आता है इनिशियल कंडीशन मान करके ma। तो यहां से अपने पास a की वैल्यू क्या आ गई सर, यहां से अपने पास a की वैल्यू आ गई है। हाँ ना बोल भैया। अरे यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वैसे जनरली फोर्स क्या होता है, वो होता है ma। तो इस हिसाब से अपने पास एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू आ गई है, उठा करके अपन इसमें पुट कर देंगे तो अपने पास टाइम की क्या वैल्यू आ जाएगी, अपने पास टाइम की वैल्यू आ जाएगी √2h और E/f। अरे m नीचे है ना तो ऊपर चला जाएगा इस प्रकार से। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फॉल आ जाएगा। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। यहां पर हमको ये पता है कि h की वैल्यू क्या है, 1.5 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पर, देखिए जो वैल्यू लिखी हुई है उसको तो मतलब है नहीं, h की वैल्यू लिखी है, e की वैल्यू लिखी हुई है, किसकी वैल्यू नहीं है सर, चार्ज की नहीं है। तो हमें पता है कि चार्ज की वैल्यू क्या होती है, अरे इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है सर 1.6 टाइम्स 10⁻⁻ का 19 कूलम। उठा करके इसमें रख देंगे तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा सर, 2। h की वैल्यू क्या है, 1.5 टाइम्स 10⁻⁻2 मीटर। देखिए ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया तो अब जरूरी नहीं है, ठीक है, इसको मीटर लिखना। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है सर, 9.1 टाइम्स 10⁻⁻ का 31 किलोग्राम। ये भी आपको इसमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको इसमें रखना पड़ेगा। ऐसा यूनिट में है तो अब आप चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर नीचे, ओहो नहीं सही तो है, अब नीचे क्या है, E। तो E यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो कि है -19 कूलम, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो कि कितनी है सर, ट्वाइस ऑफ 10⁴ न्यूटन पर। इस पूरे को आपको सॉल्व करना पड़ेगा फॉर द इलेक्ट्रॉन, कि सब इलेक्ट्रॉन के लिए ये हमारे पास पूरा का पूरा कितना आ रहा है, इस पूरे को आपको सॉल्व करना है।
अब ये काम आपका है, अब ये 12th क्लास लेवल पे अब मैं ये नहीं कराऊंगा छोटी मोटी चीजें आपको, ये सॉल्यूशन करना ये सब, ठीक है। अपन अपन ने अभी तक भी मैंने जितने भी क्वेश्चंस के लेक्चर लिए हैं, मैंने आपको हर जगह बताया कि किस हिसाब से इन प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। बार बार बताने का कोई सेंस नहीं है इसलिए, ठीक है। सिंपल है, देखो वैसे दिख रहा है, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको आप अप्रोक्स इक्वल मान लेना और कैंसिल कर देना। फिर पावर्स को आप जो है इकट्ठा करना, आपको पता है कि ऊपर वाली ऐड हो जाएगी, नीचे वाली ऊपर भेजेंगे, तो वो उस हिसाब से आप देख लेना। और फाइनली ये अपने पास लगभग कितना आ जाएगा, तो ये अपने पास आता है सर, अपने पास फाइनली अपने पास कटकुटा करके आता है सर 2.9 टाइम्स 10 टू दी पावर माइनस का 9 सेकेंड, ये निकल करके अपने पास आता है, ठीक है सर। ये किसके लिए आया है सर अपने पास, ये अपने पास आया है इलेक्ट्रॉन के लिए, ये किसके लिए आया है, इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, बी पार्ट अगर मैं इसका बोलूं तो बी पार्ट क्या कहना चाह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स देन अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। यानी कि ये जो अपन ने फील्ड माना है अभी यहाँ पर, ये अपन ने फील्ड कहाँ माना है, नीचे से ऊपर माना है, और अब की बार कहाँ मानेंगे, अब की बार अपन ऊपर से नीचे मानेंगे, इस प्रकार से ऐसे। अब इस सिचुएशन में अपन क्या गिरा रहे हैं, प्रोटॉन गिरा रहे हैं। इस सिचुएशन में क्या गिरा रहे हैं, प्रोटॉन गिरा रहे हैं। गिरा तो क्या रहे, यहाँ पे लाके छोड़ दे रहे हैं, बाकी फोर्स अपना काम कर लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना काम कर लेगी। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इससे तो दूर भागेगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होएगा, तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स इसे वापस से नीचे की तरफ खींच रहा है, और इसका भी टाइम पीरियड ही निकाल रहे हैं। तो क्या ये पार्ट इसकी जैसा ही नहीं हो गया, अरे इसमें इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ खींच रहा था और उसका अपन ने टाइम पीरियड निकाला था ये, और ये फॉर्मूला बना था और इसमें रखा था। तो इसमें भी प्रोटॉन नीचे की तरफ खींच रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ही खींच रहा है, और उतनी ही हाइट से खींच रहा है, देखो फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस, ये भी h हाइट से ही अपने पास खींच रहा है, ये भी अपने पास h हाइट से ही खींच रहा है, ये वाली h हाइट से। तो इसका भी फॉर्मूला तो यही बन करके आएगा कि t बराबर अपने पास क्या बनेगा इसमें, √2 और h। बस यहाँ पे जो मास है वो अब की बार मास किसका हो जाएगा सर, और वो अब की बार मास हो जाएगा प्रोटॉन का। अरे यार, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सेम होता है, मास नहीं होता उनका सेम, मास दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। और यहाँ पर चार्ज तो इसका भी ई ही रहेगा, प्रोटॉन पर चार्ज जो रहता है उसका चार्ज तो ई ही रहता है, ठीक है, यानी कि 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -9। हालांकि प्लस होता है वो बात अलग है, नेचर डिफरेंट होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है। और मास ऑफ प्रोटॉन आपको आपकी बार यहाँ पर पता होना चाहिए, और ये वाला केस आप खुद करेंगे, जो कि होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलो, ये इसका प्रोटॉन का मास होता है। ये सारी वैल्यूज आप उठा करके इसमें रखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन के साथ, और फाइनली आपके पास जो टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन आएगा आपकी बार, वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास आता है आपकी बार, इसमें जो ये निकल करके आता है वो आता है सर आपके पास 1.3 टाइम्स 10 टू द पावर -7, इतना निकल करके आता है, ठीक है। अब देखिए, कैलकुलेशन को आप पर छोड़ना मेरा फर्ज है, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन मजबूत नहीं होगी। मेरी तो हो गई जितनी करनी थी, मैं तो कब से कर रहा हूं खुद से, लेकिन अगर आप खुद से नहीं करेंगे, खुद से पेन नहीं चलाएंगे, कलम नहीं उठाएंगे, बस देख करके ऐसे पिक्चर की जैसे चलती जैसे वैसे ही लेक्चर देखते रहेंगे, तो पार नहीं पड़ेगी। आपको कलम उठा करके मेहनत करके सॉल्व कैलकुलेशन खुद से करनी होगी, ताकि आपको प्रैक्टिस बने, खुद से करने की आपको प्रैक्टिस बने, ठीक है। तो ये अपने पास दोनों टाइम पीरियड आ रहे हैं निकल करके, इलेक्ट्रॉन का आ रहा है कुछ ये, और प्रोटॉन का आ रहा है कुछ ये। देख लो दोनों में अंतर, देखो कौन ज्यादा बड़ा है कौन ज्यादा कम है, कि सर हमारे पास ये तो है, हमारे पास कम है, इसका टाइम पीरियड हमारे पास क्या है, कम है, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड ज्यादा। देखो -9 है ना, ये नैनो में है और ये उससे कम में है, ये कम है और ये हमारे पास क्या है, ज्यादा है। तो इसको कंपैरेटिवली कितना कम टाइम लगेगा, कंपैरेटिवली ज्यादा नहीं, हाँ बट कम तो लगेगा ही। तो दोनों का टाइम ऑफ फॉल अपन ने दोनों ही केस में क्या कर लिया, कंप्यूट कर लिया है, ठीक है। आई होप वीडियो चल रहा है 14 मिनट, क्या बात है, 14 मिनट से समझा रहा हूँ तो ठीक है, दोनों का ये टाइम ऑफ फॉल अपने पास ये निकल कर गया, ठीक है। इसके अलावा फर्दर केस और दे रखा है कि जो है आपको इसको जो है जो ग्रेविटेशनल फॉल है उससे कंपेयर करो, वो ठीक है, वो ज्यादा केस उसमें नहीं है। इसमें ये पूछा है कि भाई ग्रेविटेशनल फॉल का क्या ही सेंस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है
इसमें अगर अपन ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं तो ये बहुत ज्यादा हाई आता है। इसमें ये जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करता है ये क्या आता है, हाई आता है। किसके कंपैरिजन में हाई आता है, कंपैरेटिव टू जी। ये बहुत ज्यादा क्या होता है, हाई होता है। किसके कंपैरिजन में, जी के कंपैरिजन में। इसलिए अपन को वो वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को कंसिडर करना यहाँ पे जरूरी नहीं समझा। हाई कंपेयर टू जी, कंपेयर टू जी, जी के कंपैरिजन में। अच्छा जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू होती है 9.8 और 10 टू दी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे जी की तो वैल्यू यही होती है, तो जी की वैल्यू सिर्फ इतनी सी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको जब कंप्यूट करते हैं तो ये साला बहुत बड़ा आता है। तो उस बहुत बड़ी वैल्यू के सामने इसको कंसिडर करना, इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। इसलिए अपन जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पर कंसीडर नहीं करते हैं, उसको नेग्लिजिबल इग्नोर करके चलते हैं, नेग्लेक्ट करके चलते हैं। बस ये वाला केस था इसमें। आइए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है कि सब इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कि कुछ नहीं, वही हमारा एक्स वाई जेड कार्टेशियन प्लेन जो होता था हमारा, इधर एक्स होता था, इधर माइनस एक्स होता था, वाई माइनस वाई, बस वही वाला है और कुछ नहीं। दो पॉजिटिव चार्जेस रखे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड 10 टू द पावर -8 कूलम है, और दोनों के दोनों जो है वो जिन पॉइंट्स पे रखे हैं वो क्या है, R8 पॉइंट्स। एक तो रखा है x इज इक्वल टू 0.1 मीटर और 0 पर, और एक रखा है -0.1 और 0 पर। तो सबसे पहला काम एक सुंदर डायग्राम, हमेशा की तरह वही क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व करोगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए आंसर को अप्रोच करना। ठीक है, तो हमारे पास ये डायग्राम है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है। यहां तक पिक्चर क्लियर है क्या, बोले यस सर। कुछ ज्यादा ही लंबी बना दी अपन ने तो ये अपने पास मान लेते हैं कुछ ऐसा सा सीन है। ठीक है, ये और ये दोनों इक्वी डिस्टेंस हो गए। ये है सर हमारे पास x इज इक्वल्स टू -0.1 मीटर, और ये है x इज इक्वल्स टू प्लस का 0.1 मीटर, और ये है हमारे पास ओराइजिन पॉइंट। ठीक है, ये है हमारे पास y इक्वल्स टू 0.1, ये है y इक्वल्स टू 0.2। ठीक है, तो दो चार्जेस रखे हैं, दोनों के दोनों, एक यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे रखा है। तो ये है अपने पास, इधर भी चार्ज रखा है अपने पास, और एक इधर भी चार्ज रखा है अपने पास। ठीक है, इन दोनों जगहों पे अपने पास चार्ज रखे हैं। क्या बोल रहा है, R8 पॉइंट्स ये हो गए, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन पॉइंट्स पर, किन किन पर, पहले तो ओराइजिन पर, फिर 0.2, 0 पर, यानी कि इसके आगे जो पॉइंट आएगा, इन सभी पॉइंट्स पर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। समझ गए, तो ये तो है क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम। अब आते हैं अपन सॉल्यूशन के हिसाब से डायग्राम। तो सबसे पहला अपन बढ़ते हैं इस पर, ए पार्ट पर। देखिए ए पार्ट क्या कह रहा है, ए पार्ट कह रहा है कि ओराइजिन पर अपन को बताना है, यानी कि इस जगह पर अपन को बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अब आप खुद ही बताओ, दोनों चार्जेस सेम है, दोनों के दोनों चार्ज पॉजिटिव है, हालांकि मैग्नीट्यूड इतना है लेकिन है भी तो पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस ओराइजिन पर वो किस दिशा में होगी, इस दिशा में। अगर मैं इसको अलग से बनाऊं और ये अपने पास ओराइजिन बिंदु है, तो यहाँ पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनेगी, ई कुछ मान लेते हैं। और इसी पर यहाँ पर जो चार्ज रखा है -0.1 मीटर पर और ये +0.1 मीटर पर, तो इस चार्ज की वजह से इस ओराइजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगी, दूर भागती हुई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है बाहर, दूर की ओर जाती है, अवे जाती है। तो इसकी वजह से ये हो गई। अगर मैं इसको एक बारी के लिए 1 और इसको एक बारी के लिए 2 बोल दूं तो ये 1 हो जाएगी, बाहर जाती है, और इसकी वजह से E2 हो जाएगी। बट चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ/R²। हाँ ना बोल भैया, बोले यस सर। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, Q सेम है, दोनों से दूरी सेम है R। अरे यहां से भी 0.1 दूरी पर है ये बिंदु, और इस चार्ज से भी 0.1 मीटर दूरी पर है ये बिंदु, ओरिजिन बिंदु। तो चार्ज भी सेम, दूरी भी सेम, यानी कि ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये भी कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। बट दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम हो जाएगा, लेकिन चूंकि दिशा अपोजिट है, एक उस तरफ खींच रही है एक इस तरफ, और सेम फोर्स से, तो क्या वो ऑब्जेक्ट हिलता था, नहीं हिल पाता था। इसलिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी।
दोनों इसको इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करते हो कि सर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बराबर लेकिन अपोजिट दिशा में है, इसलिए कैंसल हो जाएगी, आपस में क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो क्या हो जाएगा कि द net electric field at the origin will be zero due to the cancellation of the electric fields due to both the charges। ठीक है, ये आप लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास बी पार्ट का सॉल्यूशन। मैं नहीं लिखता क्योंकि फिर अपने पास ये जो है लेंदी हो जाएगा वीडियो, ठीक है, ऑलरेडी हो चुका है वैसे तो। खैर आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट अपने पास क्या आ जाएगा सर, ये रहा 0.2, पर 0.2 यानी कि x में कितना चलना है सर, 0.2 चलना है, यानी कि अपने पास ऐसा कुछ मानो ये 0.1 है, ठीक है, और ये अपने पास 0.2 है, ये -0.1 है। चार्ज रखा है यहां पर और यहां पर, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किस तरफ होगी सर, दूर जाती हुई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूर जाती हुई होती है। इसको 1 मान लो, इसको 2 और इसकी चार्ज की वजह से भी दूर जाती हुई होगी क्या, हाँ सर इसकी वजह से भी क्या होगी सर, दूर जाती हुई होगी। क्यों सर, दोनों की वजह से क्यों, अरे दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना इसलिए। तो इस केस में कैंसिल नहीं हो पाएगी। अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, सेम दिशा में है इसलिए एड ऑन हो जाएगी। वैल्यूज क्या होगी सर, E1 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, वही KQ/R²। जब आप लगाओगे तो इसमें R की दूरी क्या है वो मैटर करेगी। देखिए यहां से यहां तक की दूरी 0.1 है, फिर और 0.1 है तो 0.2, फिर एक और 0.1 है तो 0.3, तो ये दूरी कितनी हो गई सर, 0.3 का स्क्वायर। और E2 की अगर मैं बात करूं तो इसकी दूरी कितनी है सर, तो इसकी दूरी है महज 0.1। देखो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 0.1 ही तो है, ठीक है। तो ये दोनों अपने पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देखेंगे सर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास आ जाएगी E1 प्लस E2। सर डायरेक्टली क्यों लिख पा रहे हो, क्योंकि देखिए दोनों की दिशा सेम है ना, तो इसलिए इसमें वेक्टर कंपोनेंट्स करने की जरूरत ही नहीं है, नेक्स्ट वाले में करना पड़ेगा। तो E1 की वैल्यू क्या आ गई सर, E1 की वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। दोनों में से अगर मैं KQ कॉमन ले लूं तो ये तो आ जाएगा सर 1/0.3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 1/0.1 का स्क्वायर। अब ये आपके ऊपर है, अब आप इसको करोगे, यहाँ पर K की वैल्यू 9 टाइम्स ऑफ 10⁻⁹ रखोगे और चार्ज की वैल्यू आप यहाँ पर क्या रखोगे, 10⁻⁻⁻, का। ये दोनों वैल्यूज इसमें रख के और इसको सॉल्व करा करके आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगी, 1 टाइम्स 10⁻⁻⁴। ठीक है, 1 लिखो ना लिखो 1 बचेगा आपके पास, बट ठीक है आप चाहो तो लिख लो चाहो तो मत लिखो, इतने न्यूटन पर कुलाम आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बचेगी। ठीक है सर। अब अपने आते हैं सी पार्ट पर, देखिए फटाफट देख लेते हैं सी पार्ट भी इसका, ये भी अपने पास आसान ही है, ये भी अपने पास आसान ही है। क्या कह रहा है कि 0.1 मीटर पर देखना है आपको, इसमें 0.1 मीटर पर आपको देखना है, सही। ये और वो ये 0.1 मीटर वाई में है, इसमें है वाई में, ये 0.1 हो गया, -0.1 प्लस 0.1 और ये भी अपने पास क्या है 0.1, यानी कि इस पॉइंट पर आपको देखना है। ये इधर ये भी चार्ज पड़ा हुआ है, ये भी चार्ज पड़ा हुआ है, इसको अपन 1 बोल रहा है, इसको अपन 2 बोल रहे हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये एक ट्राइंगल सा नहीं बन रहा है, ये देखो, ठीक है। ऑल ये यहाँ पे ठीक है, ये मैटर नहीं कर रहा, बट ठीक है अपन बता दिए, बताने में क्या जा रहा है। देखिए अब ध्यान से समझ दिए। अब इस पॉइंट और इसके बीच की दूरी जो है ये है डायरेक्ट दूरी, ठीक है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस दिशा में जाती हुई होगी, वो इस दिशा में जाती हुई होगी, हाँ ना बोल भैया, इसको अपन E1 बोल देते हैं। ये इस दिशा में जाती हुई होगी, इसको अपन E2 बोल देते हैं। अब वेक्टोरियली दोनों को क्या करना पड़ेगा, एड ऑन करना पड़ेगा। बात यहां पर समझने की क्या है, वो ये है कि ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है एक राइट ट्राइंगल है। क्योंकि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है, इसलिए अपने पास ये दोनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे। कितने कितने सर, 45 डिग्री। इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल कितने हैं सर, 45 डिग्री। तो फाइनली आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किस दिशा में आ जाएगी, वो इस दिशा में आ जाएगी। ये इस दिशा में आपके पास ई नेट निकल करके आ जाएगा E1 और E2 का, जो कि दोनों अपने पास किस डिग्री पर है, 45 डिग्री पर। और इस ई नेट की वैल्यू यहां पर क्या होगी, जो कि अपने पास फाइनल आंसर होगा इसका, वो होगी E1 cos 45 डिग्री और E2 cos 45 डिग्री। समझ रहे हो,
दोनों में से cos 45 डिग्री यानी कि 1/√2। अरे cos 45 डिग्री का मान क्या होता है ये नहीं बताऊंगा मैं अब, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और E1 प्लस E2, और E1 प्लस E2, देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस निकालनी भी जरूरी है। ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है, तो ये डिस्टेंस है आपके पास, ये डिस्टेंस भी आपको इसमें निकालनी है क्योंकि आपको इसमें यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। अब ये डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम से, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। तो यहां से आपके पास ये हाइपोटोनियस क्या आ जाएगी, यहां से ये आ जाएगी हमारे पास। देखिए परपेंडिकुलर और बेस दोनों की ही वैल्यू सेम है 0.1 और 0.1। तो 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 0.1 का स्क्वायर यानी कि 0.02 आपके पास यहां पर आ जाएगा। और इसका जब आप रूट करोगे तो ये आपके पास फाइनली ये जो दूरी आएगी, तो अब इस केस में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सर E1 की वैल्यू यानी कि वही के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब देखिए दोनों में वापस से के क्यू क्या है, सेम है, दोनों में वापस से के क्यू क्या है, सेम है, और R1 स्क्वायर भी सेम है। ओहो आपकी बार तो पूरा का पूरा ही सेम है। E1 और E2 दोनों की ही वैल्यू क्या है, सेम है। देखिए के क्यू और आर स्क्वायर यानी कि 0.02। अरे यही तो दूरी है, ये इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो रूट हट जाएगा। प्लस इसमें भी वही के क्यू, अरे चार्ज तो दोनों में सेम है ना 0.02, तो ये तो क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ये पूरा हो गया। तो फाइनली आप यहाँ पर के और क्यू की वैल्यू लिख करके फाइनली इसका आप आंसर निकाल सकते हो, जो कि आपके पास क्या आएगा निकल करके, जो कि आपके पास 6.36 इंटू 6.36 इंटू 10 टू द पावर आपके पास निकल करके आ रहा है 3 न्यूटन पर कूलम। समझ रहे हो, तो ये वैल्यू आपके पास निकल गए। तो ये थे आज का लेक्चर, इसमें दो क्वेश्चंस अपन ने समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड किस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, वेक्टोरियली कैसे ऐड होती है, ठीक है, किस हिसाब की सिचुएशन में कैसे वर्क करती है, ये हमने समझा। ठीक है, बस यही था आपका लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।